अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की हमारी वीडियो जिस गाड़ी के बारे में है वो पाकिस्तान की इस साल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, यानी सुजुकी ऑल्टो। इस गाड़ी को हम पाकिस्तानी मार्केट की इस साल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में असेंबल होने वाली पहली 650 सीसी गाड़ी है। इस वक्त हम सुजुकी ऑल्टो के VXR वर्जन में मौजूद हैं और इसी गाड़ी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, हम बाकी रिव्यूज़ की तरह इसका इंटीरियर एक्सटीरियर आगे पीछे दिखा के आपको बोर हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम एक मुख्तसर सा जायज़ा ले सकें कि 8,000 से 9,000 ये गाड़ी चलने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें तो इस गाड़ी को लॉन्च करते वक्त इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, ड्राइव और कंफर्ट के बारे में बड़े ऊंचे बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए और कहा गया जनाब कि ये न्यू जनरेशन की गाड़ी है। तो भाइयों, आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि इन दावों में, इन बातों में किस हद तक सच्चाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की ड्राइव पे। अगर हम इस गाड़ी को इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। इसकी रोड ग्रिप भी काफ़ी रीज़नेबल है और साथ साथ ये 8,000 9,000 चलने के बाद भी हाईवे पे कदरे बैलेंस्ड है। लेकिन इस गाड़ी में बैठ के जो आप सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करते हैं वो इसका इंजन नॉइज़ है, जो काफ़ी हद तक आपको बॉदर करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें R सीरीज़ का एक पॉकेट साइज़ इंजन मौजूद है, तो इंजन की थोड़ी अब नॉर्मल वॉइस वैसे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक केबिन नॉइज़ की बात है, बाहर की तमाम आवाज़ें जनाब अंदर सुनाई देती हैं और देती रहेंगी। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला जनाब ये है कि ये जो इसकी इंजन नॉइज़ है, जो कि काफ़ी हद तक शुरू में हमने समझा कि नॉर्मल है, लेकिन वो मुझे बढ़ती हुई महसूस होती है और मुझे डर है कि कहीं 50,000 चलने के बाद कहीं ये ट्रैक्टर ही ना बच जाए। अब चलते हैं इसके गियर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आल्टो का VXR वर्जन है, इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर मौजूद है। इस गियर को लगाते हुए, यूज़ करते हुए जो हम एक चीज़ महसूस करते हैं वो ये कि गाड़ी गियर बहुत जल्दी मांगती है। लेकिन अगर हम देखें कि जिस सेगमेंट की गाड़ी है और जिस तरह इस पर फ्यूल एफिशिएंसी को बड़ी तवज्जो दी गई है, तो गियर का जल्दी मांगना एक नॉर्मल चीज़ है। गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग बहुत आराम से होती है। तो मैं ये कहूँगा कि गियर के सेगमेंट में ये गाड़ी ऑल इज़ वेल है। अब चूँकि गियर की बात चल निकली है तो मैं एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। वो ये कि इस गाड़ी का जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, यानी कि AGS वर्जन, तो उसमें जो गियर बॉक्स आता है उसे AGS गियर बोला है कंपनी ने। ये बेसिकली एक फकी है जो पाक सुजुकी ने आवाम को दी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के नाम पे। तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जनाब ये ऑटोमेटिक गियर बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ क्लच ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया है और बाकी ये वही गियर है जिसे आप मैनुअल गियर बोलते हैं। तो आप इसको ऑटोमेटिक क्लच तो बोल सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गियर बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अगर आप देखें तो इस गियर बॉक्स की, जिस AGS की हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। अगर आप इसका फ़ायदा देखें तो इसका फ़ायदा ये है कि जनाब क्लच नहीं दबाना पड़ता, क्लच से जान छूट जाती है, एक ऑटोमेटिक वाला फील ज़रूर आ जाता है। लेकिन और इसकी एवरेज भी मैनुअल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप आ जाते हैं इसके नुकसानात की तरफ, तो जनाब इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। वो ये कि जब आप इसको उतराई चढ़ाई में लेकर जाते हैं तो भाई ये तंग करेगी, ये गियर जल्दी निकालेगी, लेट निकालेगी, आपको लगेगा कि यार गाड़ी अपनी मर्ज़ी कर रही है। तो तब आपको मसला आएगा। फिर आप कोशिश करेंगे कि यार इसको मैं मैनुअल मोड में ही चला लेता हूँ। फिर आप सोचेंगे कि अगर इसको मैनुअल मोड में ही चलाना था तो मैंने ये इजाफी रकम क्यों अदा किया ये AGS गियर लेने के लिए। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप ऑटोमेटिक के शौकीन है, ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं, तो गो फॉर फुल ऑटोमेटिक। ये आधा टीतर आधा बटेर वाला काम बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और फ़र्क जो मुझे इस गाड़ी को 2 महीने चलाने के बाद महसूस हुआ है वो ये कि इसका स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ होता जा रहा है। जब इस गाड़ी को मैंने पहली दफ़ा ड्राइव किया था तो आप भी इसको देखेंगे कि तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस गाड़ी से ज़्यादा सॉफ्ट स्टीयरिंग किसी गाड़ी का है नहीं। लेकिन आज इसकी ये कंडीशन है कि इसमें थोड़ा फ़र्क आ चुका है, जो थोड़ा शायद नॉर्मल भी है, लेकिन मेरा ख्याल है इतना जल्दी ये फ़र्क आना कोई एक अच्छी खबर नहीं है। अब आते हैं इसके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फैक्टर पे। आप जब इस गाड़ी के रिव्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है और आपको महसूस होता है कि जैसे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और इससे ज़्यादा मजबूत गाड़ी कोई नहीं होगी, और आप सुजुकी से बेसिकली एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं। लेकिन जनाब सूरत हाल थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। वो इस तरह के, मैं इस गाड़ी को जैसे मैंने आपको बताया 8,000 से 10,000 चला चुका हूँ और मैंने इसको हर तरह की रोड पर चलाया, मैंने इसके साथ कोई रियायत नहीं की। तो आज इसकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि इसके घुटने और टखनों से आवाज़ आ रही है,
इसकी बॉडी और स्पेशली इसके दरवाजे खड़क चुके हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं। अगर आप इसकी वजह मुझसे पूछें तो मैं इसकी वजह इसकी सस्पेंशन को दूंगा, जो बज़ाहिर तो बड़ी सॉफ्ट है और बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन ये सस्पेंशन गाड़ी को जब वो डैम्पिंग इफेक्ट जो उसको चाहिए वो नहीं दे पाती, तो वाइब्रेशन बॉडी तक आती है और इस वाइब्रेशन की वजह से गाड़ी में खड़के पैदा होते हैं। तो अगर एक शॉर्ट बात करें तो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को खड्डे में चलाना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको एक डेंटर के साथ ज़रूर यारी लगानी पड़ेगी, ताकि आप इसके खड़के छड़के वक्त आने पर दूर कर सकें। अब हम गाड़ी के उस फीचर की तरफ आते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है, और जितना ज़्यादा इसके बारे में सवाल किया जाता है उतने ही मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं। यानी कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। जब मैं इस गाड़ी की रिव्यूज़ देख रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये जनाब पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, और इसको देख के कुछ लोग ये समझने लगे कि शायद ये गाड़ी इतनी सस्ती पड़ती है कि मैं CD70 चला लूँ या ये गाड़ी चला लूँ तो एक ही बात होगी। ये सब एक मार्केटिंग टेक्निक का हिस्सा है, जिसे एक जहन में अवाम के बाद बैठ गई कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, शायद ये पानी पे चल रही है। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि अगर मैं आपको इसको जितना मैं चला चुका हूँ, इसे 2 महीने चला चुका हूँ, उसके बाद अगर मैं आपको इसकी एवरेज बताना चाहूँ तो शहर में इसकी एवरेज तकरीबन 16 से 18 के दरमियान रहती है, और अगर आप लॉन्ग पे इसको लेके जाते हैं तो वो 18 से 19 हो जाती है। तो जनाब ये जो लोग कह रहे हैं 25, 30, 32, तो बिल्कुल आपने इसके ऊपर यकीन नहीं करना, क्योंकि इस गाड़ी की एवरेज बिल्कुल ये नहीं है। और इवन ये कि अगर आप इसको तेज़ स्पीड में चला रहे हैं, यानी कि 80 से इसको अबव लेकर जाते हैं, तो इसकी एवरेज और भी कम आ जाती है। तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि हम लोग इसकी एवरेज शायद बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, जो कि इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 17-18 को भी आप देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बनती है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बल्कि ये इम्प्रेसिव चीज़ है। अब हम आते हैं इसकी एसी परफॉर्मेंस की तरफ। अच्छा, ये इस गाड़ी का ऐसा एक फ़ीचर है इसका एसी, जिसने सब बाकी सेगमेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि शायद पिछली सीटों पे इसकी थ्रो नहीं जाती या कूलिंग एफिशिएंसी इतनी नहीं है, लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो गाड़ी के पूरे केबिन के लिए इसका एसी मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी कूलिंग करता है। जैसे कि आप जानते हैं मई का महीना चल रहा है, और इस मई के महीने में भी इस गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आखिर में अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि आखिर ये गाड़ी रखने में कैसी है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जनाब ये बिल्कुल आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको शहर में चलाना चाहते हैं अपने छोटे मोटे डेली रूटीन के कम्यूटिंग के लिए, कामों के लिए, ऑफिस जाना, यूनिवर्सिटी जाना, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर गाड़ी इस सेगमेंट में मौजूद नहीं है। लेकिन जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इसको मोटरवे पे डालना है, आपने मरी भी जाना है, आपने खड्डों में भी चलानी है, पिंड का भी चक्कर लगाना है, तो मेरा ख्याल है कि आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, जिसमें सुजुकी कल्टस और किया पिकांटो बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।